आज पार्ट 1 है जहां पे हम 1707 औरंगजेब की डेथ से लेकर के 1857 द ग्रेट रिवोल्ट विच मार्क्स द एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल इन इंडिया एंड द ब्रिटिश क्राउन टेकिंग ओवर, इसके बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो किस तरीके से अनफोल्ड हुए, उनका क्या बैकग्राउंड था, क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे, इसे एक स्टोरी फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। आप यहाँ पे देखेंगे 15th सेंचुरी से ही यहाँ पे यूरोपियंस एक ऑल्टरनेटिव रूट के वाया पहुंचने लगे। सबसे पहले पोर्चुगीज आए और हम देखेंगे कि इसके बाद किस तरीके से डच, इंग्लिश, डैनिश, फ्रेंच भारत पहुंचे। अल्टीमेटली आप यहाँ पे देखोगे बाय 1857 द कंपनी वाज कंट्रोलिंग ऑलमोस्ट 63% ऑफ इंडियन टेरिटरी एंड 78% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन डायरेक्टली एंड अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया इनडायरेक्टली। नादिर शाह के इन्वेजन के बाद आप देखोगे जब उसकी डेथ हो गई तो उसका जो सबसे प्रोमिनेंट कमांडर है, एक बहुत ही काबिल इंसान, अहमद शाह अब्दाली या अहमद शाह दुरानी, उसने अफगानिस्तान में एक इंडिपेंडेंट दुरानी एम्पायर की फाउंडेशन को रखा। फॉर द एंटायर 16th सेंचुरी, दैट इज ऑलमोस्ट 100 years, द पोर्चुगीज डोमिनेटेड द यूरोप ट्रेड विद इंडिया। आज के लेक्चर में हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल मैनर में ट्रेस करेंगे अलॉन्ग विद द मैप्स। आज पार्ट 1 है जहां पे हम 1707 औरंगजेब की डेथ से लेकर के 1857 द ग्रेट रिवोल्ट विच मार्क्स द एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल इन इंडिया एंड द ब्रिटिश क्राउन टेकिंग ओवर, इसके बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो किस तरीके से अनफोल्ड हुए, उनका क्या बैकग्राउंड था, क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे, इसे एक स्टोरी फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 1857 to 1947 including Indian freedom struggle 1885 to 1947, that we will be covering वेरी सून, बट उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिख करके अपना इंटरेस्ट शो करना है, ठीक है। नाउ अगर मैं 1707 से 1857 के इवेंट्स के बीच की बात करूं तो यहां पर हम शुरुआत करेंगे औरंगजेब के डेथ से, विच मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ डिक्लाइन ऑफ द मुगल पावर इन इंडिया, द वीकनिंग ऑफ द सेंट्रल मुगल अथॉरिटी, द ब्रेकडाउन ऑफ द मुगल एम्पायर एंड द राइज ऑफ ऑटोनोमस स्टेट्स इन केस ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। आप देखेंगे अल्टीमेटली इसमें हम थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ेंगे, द कर्नाटिक वॉर्स विच अल्टीमेटली लेड टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी सुप्रीमेसी एज सुप्रीम यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी इन इंडिया। And then in the fourth part we will be discussing the rise and growth of East India Company beginning with the 1757 Battle of Plassey। यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से एक एक करके कंपनी ने इंडियन टेरिटरीज को एक्वायर किया, जिसमें हम जो इम्पॉर्टेंट बैटल्स हैं जैसे कि आपके एंग्लो मैसूर वॉर्स, आपके एंग्लो मराठा वॉर्स, इन्हें डिस्कस करेंगे, एंग्लो सिख वॉर्स को हम डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ में जो कुछ इन्वेंशंस या नई पॉलिसीज यहाँ पे यूज की गई फॉर कंट्रोलिंग द टेरिटरीज, जैसे कि सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी है वेलेस्ली की, या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स है डलहौजी का, आगे चलकर इनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एंड अल्टीमेटली आप यहाँ पे देखोगे बाय 1857 द कंपनी वाज कंट्रोलिंग ऑलमोस्ट 63% ऑफ इंडियन टेरिटरी एंड 78% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन डायरेक्टली एंड अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया इनडायरेक्टली। सो वर्चुअली द कंपनी वाज रूलिंग होल ऑफ इंडिया। लेकिन आप देखेंगे कि कंपनी का रूल शुरुआत से ही एक्सप्लॉइटेटिव रहा था और इसी के चलते 1857 में हमें एक रिवोल्ट देखने के लिए मिलेगा, जिसके पीछे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, मिलिट्री कॉजेस रहे, which ultimately led to end of East India Company's rule in India and establishment of the British Crown's rule in India. That is, the British Crown directly took over and we became British subjects officially. तो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है आपके लिए। प्रीलिम्स 2026 जो है बहुत जल्दी होने वाली है ना, मई में एग्जाम है, यानी यूपीएससी के केस में तो ऐसा होता है कि बहुत पास आ गई है एग्जाम। और आप यहाँ पे देखेंगे कि स्लीपी क्लासेस भी यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए अपने क्रैश कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं नवंबर से। नवंबर में हमारे बैचेस शुरू हो जाएंगे, जहाँ पे एडमिशन्स ऑलरेडी ओपन है। यहाँ पे बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे आपको काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है। एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ जो हैं वे आपकी क्लासेस लेंगी। एंड फर्दर डिटेल्स के लिए आप 1800890343 इस टोल फ्री नंबर पे कॉल करके हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या sleepy.classes@gmail.com पर लिखकर भी आप हमारी टीम से अपनी क्वेरी को एड्रेस करवा सकते हैं। एडमिशन्स ओपन है, हरी अप। सो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो 1707 में मुगल एम्परर औरंगजेब की डेथ हो गई एंड दिस मार्क्स द एंड ऑफ द रूल ऑफ द ग्रेट मुगल्स। एंड इसके बाद जितने भी मुगल रूलर्स हैं उन्हें हम लेटर मुगल्स कहते हैं। दे वर वीक, इनकॉम्पिटेंट एंड मेनी ऑफ देम वर
puppets in the hands of their powerful nobles. औरंगजेब की डेथ के साथ ही मुगल अथॉरिटी का डिक्लाइन भी शुरू होता है और यहीं से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की कहानी भी शुरू होती है। औरंगजेब की डेथ के बाद में उसके बेटों के बीच में एक सक्सेशन वॉर छिड़ गया। दरअसल मुगल्स में कोई भी क्लियर सक्सेशन पॉलिसी नहीं थी एंड अल्टीमेटली इस सक्सेशन वॉर में बहादुर शाह फर्स्ट या शाह आलम फर्स्ट who was 67 years old, he emerged victorious. Now he was an able and competent ruler, but he died in 1712. और इसके बाद एक ऐसा दौर शुरू हुआ जहां पे हम बहुत सारे पपेट रूलर्स के शासन को देखेंगे, जिसमें सबसे पहले जहांगीर शाह आया और वो केवल इसलिए रूलर बन पाया क्योंकि उसे उस समय के सबसे पावरफुल नोबल जुल्फिकार खान का सपोर्ट था। देन इसके बाद फारूक सियार का शासन हमने देखा, who basically ascended on the Mughal throne with the support of the Sayyid brothers, who are known as kingmakers in case of Indian history. The Sayyid brothers then deposed of Farooq Siyar and made Muhammad Shah Rangila the next ruler in 1719. लेकिन आप देखेंगे कि सैयद ब्रदर्स जो हैं वे मोहम्मद शाह रंगीला के लिए खतरा बनते जा रहे थे, तो उसने प्लान किया सैयद ब्रदर्स को साइडलाइन करने का और यहाँ पे एक और नोबल निज़ाम उल मुल्क असफ जहां या चिन पुलिच खां जो आगे चल करके हैदराबाद में अशफ जहां डायनेस्टी की फाउंडेशन को रखेगा, ही केम इनटू प्रोमिनेंस, ही सपोर्टेड मोहम्मद शाह रंगीला एंड द सैयद ब्रदर्स वर साइडलाइंड। तो आप देख सकते हैं अब जो मुगल रूलर्स हैं वे अपने पावरफुल नोबल्स के हाथ में पपेट बन चुके हैं, कठपुतली बन चुके हैं। दे आर नॉट हैविंग एनी मेजर पावर और द रियल पावर। इसी के साथ में दैट इज द वीकनिंग सेंट्रल मुगल अथॉरिटी, द ब्रेकडाउन ऑफ द मुगल एम्पायर स्टार्टेड। जो प्रोविंशियल गवर्नर्स हैं उनको समझ आ गया कि सेंट्रल अथॉरिटी कमजोर हो चुकी है एंड इनमें से कई सारे गवर्नर्स ने, जो सूबेदार्स हैं, उन्होंने अपनी ऑटोनॉमी को एसर्ट किया और अपने अपने प्रोविंसेस को इंडिपेंडेंट रूलर्स की तरह गवर्न करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल बंगाल, अवध एंड आगे चल के हैदराबाद, ये कुछ इस तरीके के सक्सेसर स्टेट्स थे। नाउ इन्होंने कभी भी ओपनली मुगल से अपनी इंडिपेंडेंस को प्रोक्लेम नहीं किया, बट येस दे वर बेसिकली रूलिंग देयर टेरिटरीज एंड प्रोविंसेस एज इंडिपेंडेंट रूलर्स। सो 18th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ से ही आप देखेंगे द ब्रेकडाउन ऑफ द मुगल एम्पायर एंड राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स। इसमें कई सारे सक्सेसर स्टेट्स हैं, कुछ रेबेलियस स्टेट्स हैं जैसे कि मराठास। 1674 में ही छत्रपति शिवाजी महाराज ने इंडिपेंडेंट मराठा स्टेट मराठा स्वराज्य की फाउंडेशन को रख दिया था। आगे चल करके आप सिख स्टेट की फाउंडेशन को भी देखेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। सो 18th century India was marked by political fragmentation and weakening central authority. अब यहां पर एक मेजर डेवलपमेंट हुआ 1739 में। पर्शिया का जो रूलर है नादिर शाह, उसको पैसों की किल्लत थी एंड उसने जब अपने ईस्ट में देखा तो उसने देखा कि किस तरीके से मुगल्स जो हैं वे काफी कमजोर हो चुके हैं, नोबल्स बहुत ज्यादा सेल्फिश एंड सेल्फ सेंट्रिक हैं, देयर इज पॉलिटिकल डिसयूनिटी, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन ऑनगोइंग, और इसी के साथ में इंडिया के पास वेल्थ भी है। इसी का अंदाजा लगाते हुए नादिर शाह जो है वो भारत की तरफ बढ़ा और यहाँ पर द डिफेंस ऑफ द नॉर्थ वेस्ट वॉज कंप्लीटली नेग्लेक्टेड बाय द मुगल रूलर्स। दीज मुगल रूलर्स है ना, द लेटर मुगल्स। नादिर शाह जब करनाल पहुंचा तब जाकर के आप देखेंगे मुगल फोर्सेस जो हैं दे मेड हरीड प्रेपरेशंस एंड मेट द पर्शियन फोर्सेस एट करनाल इन हरियाणा। यहां पे आपको फेब 1739 में बैटल ऑफ करनाल देखने के लिए मिलता है। इस बैटल में नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला मुगल फोर्सेस को बहुत ही बुरी तरीके से हरा दिया एंड मोहम्मद शाह रंगीला को बंदी बना लिया। इसके बाद दिल्ली की ट्रेजरी को लूटा गया, नोबल्स जो है उनसे कहा गया कि आपकी जो भी वेल्थ है उसे सरेंडर कीजिए और दिल्ली के लोगों को भी लूटा गया। अ मैसेकर वॉज कैरिड आउट। दिस वॉज अ ह्यूज ब्लो टू द मुगल प्रेस्टीज एंड पावर। नादिर शाह तो लूट करके वापस चला गया, लेकिन यहां पे जो मुगल अथॉरिटी है, मुगल पावर है, इट रिसीव्ड अ सीवियर ब्लो। अब जो यहाँ पे मुगल्स के ओपोनेंट्स हैं, उनके जो एनिमीज हैं जैसे कि मराठास, और इसी के साथ में जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी यहाँ पे प्रेजेंट थी सिंस 15th सेंचुरी, उन तक एक मैसेज पहुंच गया था
कि सेंट्रल अथॉरिटी हैज वीकन्ड एंड नाउ इज द राइट टाइम, राइट अपॉर्चुनिटी टू ट्राई आउट देयर लक। और आप देखेंगे कि इन यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज के बीच में यहीं से इंडियन ट्रेड पे मोनोपोली एस्टेब्लिश करने के लिए एक ओपन कॉन्फ्लिक्ट, एक ओपन स्ट्रगल जो है वो शुरू हो जाता है। एंड नाउ दे विल नॉट इवन हेजिटेट टू फाइट अगेंस्ट द इंडियन स्टेट्स जहां कहीं उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। नादिर शाह के इन्वेजन के बाद आप देखोगे जब उसकी डेथ हो गई तो उसका जो सबसे प्रोमिनेंट कमांडर है, एक बहुत ही काबिल है ना, काबिल इंसान, अहमद शाह अब्दाली या अहमद शाह दुरानी, उसने अफगानिस्तान में एक इंडिपेंडेंट दुरानी एम्पायर की फाउंडेशन को रखा। और आप देखेंगे 1748 से 1767 के बीच में हमें रिपीटेड अब्दाली अटैक्स जो हैं वे देखने के लिए मिलेंगे नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्दर्न इंडिया में। इनमें से 1761 ये हिस्टोरिक है क्योंकि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में अहमद शाह अब्दाली की फोर्सेस ने मराठा फोर्सेस को हरा दिया था, जिससे मराठा पावर को एक बहुत बड़ी हानि हुई थी। तो ग्रेजुअली आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 18th सेंचुरी का ये जो फर्स्ट हाफ है उसी में हम क्या देख रहे हैं, डेथ ऑफ औरंगजेब, वीक सेंट्रल मुगल अथॉरिटी, the breakdown of the Mughal Empire, rise of regional states, autonomous states, political fragmentation, political conflict, and foreign invasions, which further weakened the Mughal power. अब इसका फायदा जो है वो यहाँ पे जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज प्रेजेंट हैं वे उठाएंगे। सो इसी के साथ में हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट होता है और हम सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ेंगे, द एडवेंट ऑफ यूरोप। So, in the 5th century, we saw the fall of the Western Roman Empire, which also marks the beginning of Dark Ages in case of Western Europe, a period of relative cultural and intellectual stagnancy, with little or no developments in the field of culture and science and technology, and the rising influence of Orthodox Church in almost every sphere of men's life. This was basically a period of political, economic, socio-religious, cultural decline in case of Western Europe, and is known as Dark Ages, Andhkar Yuga. Meanwhile, in the eastern part of the Europe, the Byzantine Empire or the Eastern Roman Empire, with its capital at Constantinople, was ruling. Constantinople was basically a connecting link between Europe and the Asia. Meanwhile, in the 7th century, Islam was established as a religion, and with this we saw rapid spread of Islam and the Islamic authority caliphate in various parts of the world. The Rashidun Caliphate, Umayyad Caliphate, Abbasid Caliphate, and in the 13th century, the Ottoman Caliphate with its seat of power in Turkey. और इसी के साथ में आप देखेंगे कि जो क्रिश्चियन रिलीजियस अथॉरिटी है चर्च, उसके बीच में एंड यहाँ पे ऑटोमन कैलिफेट के बीच में क्रिश्चियन एंड जुडाइज्म से जुड़े हुए जो सेक्रेड होली प्लेसेस हैं उनके कंट्रोल के लिए वॉर्स शुरू हो जाते हैं, जिन्हें हम होली वॉर्स या हिस्ट्री में क्रूसेड्स के नाम से जानते हैं। और इसमें एक सिग्निफिकेंट इवेंट था 1453, द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, द कैपिटल ऑफ द ईस्टर्न रोमन एम्पायर, बाइजेंटाइन एम्पायर, इनटू द हैंड्स ऑफ ऑटोमन कैलिफेट। अब यहां से जो स्कॉलर्स हैं वे भाग करके कहां पहुंचे, वे पहुंचे इटली। और इसी के साथ में वे जो एंशिएंट ग्रीक एंड लैटिन नॉलेज है उसे भी अपने साथ लेकर के गए। अब यहाँ के लोग जो हैं उनको पता चला कि इट इज नॉट दिस है ना, इट इज नॉट द अर्थ विच इज एट द सेंटर एंड सन रिवॉल्विंग अराउंड इट, रेदर द सन इज एट द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम एंड अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट, हेलियोसेंट्रिसिज्म। उन्हें पता चला कि उनको चर्च जो कुछ बताता है उसमें बहुत सारी बातें गलत हैं। दिस मार्क्स the revivalism of the ancient Greek and Latin knowledge, the ancient culture in case of Europe. The period of Renaissance began, based on humanism, logic, rationalism, spirit of inquiry. और इसी के साथ में आप देखेंगे the age of discovery begins. थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि दरअसल अब जैसे ही कॉन्स्टेंटिनोपल ऑटोमन कैलिफेट के कंट्रोल में आया, ईस्टर्न रोमन एम्पायर के और अब जो आपके इटली में सेटल्ड हैं, यहाँ पे काफी सारे जो मर्चेंट्स हैं दे कुड नॉट डायरेक्टली ट्रेड विद इंडिया एंड द कंट्रीज फर्दर टू द ईस्ट। यहाँ पे जो इस्लामिक ट्रेडर्स हैं वे मिडिल मैन का काम करते थे।
और ये इस्लामिक ट्रेडर्स जो हैं ये एक भारी मुनाफे पे, ह्यूज प्रॉफिट मार्जिन्स पे एशिया से लाया जाने वाला जो सामान है उसे यूरोप में बेचा करते थे। अब यूरोप में स्पाइसेस हैं, इंडियन टेक्सटाइल्स है, इंडिगो है, सॉल्ट पीटर है, इनकी बहुत डिमांड थी। बट प्रॉफिट कौन कमा रहा था? इस्लामिक ट्रेडर्स। डायरेक्टली यूरोपियन ट्रेडर्स जो हैं वे ट्रेड कर नहीं सकते थे। इसी के साथ में आप देखोगे यूरोप में भी जो इटली के ट्रेडर्स हैं जो वेनिस एंड जिनोवा में सेटल्ड थे, दे वर द वन हु वर प्राइमरीली कंट्रोलिंग द एंटायर यूरोप्स ट्रेड विद एशिया। स्पेन, पोर्चुगल, यहाँ के जो मर्चेंट्स हैं, ट्रेडर्स हैं, दे कुड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस ट्रेड। सो अब स्पेन, पोर्चुगल और जो वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज हैं, यहाँ पे जो ट्रेडर्स और मर्चेंट्स हैं वे ऑल्टरनेटिव रूट खोजना चाहेंगे ताकि वे इंडिया एंड कंट्रीज जो फर्दर ईस्ट में हैं जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया, उनके साथ डायरेक्टली ट्रेड कर सकें और प्रॉफिट मार्जिन जो है वे खुद कमा पाए। और इसी के साथ में आप देखोगे दिस वाज पीरियड ऑफ रेनेसेंस, रेफॉर्मेशन, लॉजिक, रैशनलिज्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, एंड दस बिगिन द एज ऑफ डिस्कवरी। अब इसमें अल्टीमेटली आप यहां पे देखोगे वास्को डी गामा जो है उनको एक मेजर सक्सेस मिला जब 1498 में वे इस पर्टिकुलर रूट को फॉलो करते हुए अटलांटिक ओशन से होते हुए राउंड द केप ऑफ गुड होप ऑफ अफ्रीका इंडिया के मालाबार कोस्ट पे कैलिकट पे लैंड करते हैं 1498 में। एंड विद दिस द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन केस ऑफ इंडिया बिगिन। द पोर्चुगीज वर दी फर्स्ट वन टू अराइव। ये हमें यहां पर ध्यान रखना है। पोर्चुगीज जो हैं इन्होंने अपने इनिशियल बेसिस एस्टेब्लिश किए मालाबार कोस्ट पे, कैलिकट, कोची, कन्नूर, इन एरियाज में। एंड ग्रेजुअली आप देखोगे गोवा, दमन, दीव, दादर एंड नगर हवेली, इन एरियाज पे भी इनके ट्रेडिंग बेसिस जो हैं वे एस्टेब्लिश हो गए। इनफैक्ट ड्यूरिंग द एंटायर 16th century it was the Portuguese traders and merchants who dominated the trade with the East, the Europe's trade with the East. But then आप देखोगे कि जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज हैं वहां के जो ट्रेडर्स हैं, मर्चेंट्स हैं, उनको भी ये ट्रेड काफी ल्यूक्रेटिव लगता था क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल था और इसीलिए वे भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते थे। तो बाकी जो कंट्रीज हैं जैसे कि आपके डच हैं, इंग्लिश हैं, फ्रेंच हैं, वहां पे भी ट्रेडिंग कंपनीज जो हैं इन्हें फॉर्म किया गया और ये ट्रेडिंग कंपनीज भी इंडिया और जो फर्दर ईस्ट में कंट्रीज हैं, साउथ ईस्ट एशिया के स्पाइस आइलैंड्स हैं, यहाँ पे ट्रेड के लिए आने लगे। सो द पोर्चुगीज वर द फर्स्ट वन टू अराइव इन इंडिया। उसके बाद आप देखोगे द डच अराइव्ड एंड दे एस्टेब्लिश्ड देयर फर्स्ट बेस इन मसूलीपट्टनम इन 1605। डच के इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स बनेंगे पुलिकट, नागपट्टिनम, इन एरियाज में। Soon the British arrived in 1608. The English East India Trade Company was basically established in 1600 and Queen Elizabeth had given it the monopolistic rights as far as trade of England with the East was concerned. और आप देखोगे ब्रिटिश जो हैं इन्होंने अपनी फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री को एस्टेब्लिश किया 1613 में सूरत में। इसके बाद आप देखोगे इनके इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स बनेंगे। अगर हम यहाँ पे मैप ड्रॉ करें तो इधर बॉम्बे में, इधर मद्रास में और यहाँ पे कैलकाटा में। द डेनिश ऑल्सो अराइव्ड इन इंडिया एंड देन द फ्रेंच अराइव्ड इन 1664 एंड दे ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड देयर फर्स्ट बेस इन सूरत। बट इनका सबसे इंपॉर्टेंट बेस जो है वो था पौंडीचेरी में। अब आप देख रहे हैं पोर्चुगीज, डच, ब्रिटिश, डैनिश एंड फ्रेंच, ये ट्रेडिंग कंपनीज जो हैं ये भारत में प्रेजेंट हैं। इनमें विद द एक्सेप्शन ऑफ डेनिश, पोर्चुगीज, डच, ब्रिटिश एंड फ्रेंच, दे वांटेड टू एस्टेब्लिश देयर मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल ओवर यूरोप्स ट्रेड विद इंडिया। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखोगे ये ट्रेडिंग कंपनीज जो हैं दे वर बेसिकली इंटरेस्टेड इन सेम सेट ऑफ गुड्स। सबको उन्हीं स्पाइसेस में, टेक्सटाइल्स में, इंडिगो में, सॉल्ट पेटर में, इनमें इंटरेस्ट था। और अगर इंडियन जो ट्रेडर्स हैं, मर्चेंट्स हैं, उनके पास में बहुत सारे बायर्स हैं, सो दे वर इट इन एडवांटेज। और अगर ये जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज हैं इनमें से कोई भी ट्रेडिंग कंपनी इस ट्रेड पे अपनी मोनोपोली एस्टेब्लिश कर देती हैं अपने यूरोपियन ट्रेडिंग राइवल्स को साइडलाइन करके, तो वो प्राइस डिक्टेट कर पाएगी, पोजीशन चेंज हो जाएगी।
अब इसमें आप क्या देखोगे कि इन ट्रेडिंग कंपनीज के बीच में एक इंटेंस राइवलरी स्ट्रगल शुरू हो जाता है फॉर एस्टेब्लिशिंग मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल ओवर ट्रेड विद इंडिया। हम यहाँ पे प्राइमरीली फोकस करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी पे, बट कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंटर्स हैं उन्हें देख लेते हैं। तो हम देखते हैं 1498 में वास्को डी गामा जो है ही arrived via an alternative, a newly discovered sea route on the Malabar coast and he landed at Calicut. उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको यहाँ पर फर्स्ट पोर्चुगीज गवर्नर फ्रांसिस्को डी एल्मीडा जो है वे देखने के लिए मिलेंगे, जो अपनी ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए बहुत फेमस हैं। दरअसल इस पॉलिसी के तहत वे अरेबियन सी पे अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करके यूरोप का, इंडिया एंड कंट्रीज फर्दर टू द ईस्ट, इसके साथ में जो भी ट्रेड है उस पर अपनी मोनोपोली को एस्टेब्लिश करना चाहते थे। उसके बाद में अल्फोंसो डी अल्ब्यूकर्क, ही वाज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट Portuguese governor, the second Portuguese governor in case of India, and he is known as the real founder of Portuguese power in case of India because he began territorial conquest. He captured Goa in the Battle of Goa 1510 from the Dakkani Sultanate of Bijapur, one of the successor states of Bahmani Sultanate. आप देखेंगे देखते ही देखते जो इंपॉर्टेंट पोर्चुगीज बेस हैं वे आपको देखने के लिए मिलेंगे। मालाबार कोस्ट पे थे इनिशियली, बट देन दे वर एक्सपेल्ड फ्रॉम हियर बाय द डच। और आप यहाँ पे देखेंगे कि अल्टीमेटली द पोर्चुगीज वर कंसंट्रेटेड इन द एरियाज ऑफ गोवा, दमन, दीव एंड ऑल्सो दे एक्वायर्ड दादर एंड नगर हवेली लेटर ऑन। तो ये इंपॉर्टेंट पोर्चुगीज बेसेस हैं। फॉर द एंटायर 16th century, दैट इज ऑलमोस्ट 100 years, द पोर्चुगीज डोमिनेटेड द यूरोप्स ट्रेड विद इंडिया। बट देन आप देखेंगे कि इन द 17th century वी सॉ द एंट्री ऑफ डच एंड द ब्रिटिश, और इसी के साथ में पोर्चुगीज पावर जो है वो हिंदुस्तान में कम होता चला गया। अब डच जो है उनकी फैक्ट्री आपको मसूलीपट्टनम में मिलेगी, इसके अलावा पुलिकट, नागपट्टिनम, ये इनके इंपॉर्टेंट बेसेस हैं अगर आप एग्जाम पर्पस से इनको याद करना चाहें तो। डच एंड देन द इंग्लिश अराइव्ड। इंग्लिश की अगर मैं आपसे बात करूं तो आप देखेंगे कि द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी was basically given monopolistic right to trade with the East as far as England's trade with the East was concerned in 1600 by Queen Elizabeth I. Initially ये rights जो हैं ये 15 साल के लिए 15 years के लिए दिए गए थे, but then आप देखेंगे कि King James I of England extended it for unlimited time. 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस जो हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव थे, ये जहांगीर के कोर्ट में पहुंचे। 1611 में आपको बैटल ऑफ स्वाली देखने के लिए मिलता है, जहां पे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पोर्चुगीज को हरा दिया। 1611 में ही इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फर्स्ट टेम्पररी फैक्ट्री को मसूलीपट्टनम में एस्टेब्लिश किया। नाउ इसके बाद आप देखेंगे एक मेजर डेवलपमेंट हुआ 1613 में, व्हेन द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश्ड इट्स फर्स्ट परमानेंट बेस और फैक्ट्री एट सूरत। ध्यान रखना ये फैक्ट्री टर्म जो है ये मिसनोमर है ना, मिसलीडिंग है, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रोडक्शन नहीं होता था, ये मेयरली एक ट्रेडिंग बेस था जहां पर आपको वेयर हाउसेस, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव क्वार्टर्स, कुछ रेजिडेंशियल क्वार्टर्स जो हैं वे देखने के लिए मिलेंगे, विद नो मैन्युफैक्चरिंग एट ऑल। 1615 में सर थॉमस रो, हु वाज बेसिकली an ambassador sent by King James I to the court of Jahangir, he reached India, और इसी के साथ में जहांगीर से परमिशन मिली कि मुगल टेरिटरी के वेरियस पार्ट्स में इंग्लिश जो हैं वे अपनी ट्रेडिंग बेसिस एस्टेब्लिश कर सकते हैं। धीरे धीरे करके हम अगर इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को देखें, बाकी आप यहां पढ़ भी सकते हैं, आप देखेंगे कि बाय 1639 द कंपनी वाज सक्सेसफुल in leasing out the territory of Madras for next 100 years from Maharaja of Chandragiri, who was one of the successors of the erstwhile Vijayanagar state. And then it was fortified. यहाँ पे आपको फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है वो देखने के लिए मिलेगा। Meanwhile, by 1668, the English acquired Bombay from their ruler Charles II on rent. और यहां पे इनको केवल 10 pounds का रेंट देना पड़ता था एनुअली टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और इसी के साथ में आप देखेंगे बॉम्बे जो है ये इनका इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर हो गया इन द वेस्टर्न पार्ट।
1690 तक आते आते इन्होंने कलकत्ता में अपना बेस एस्टेब्लिश कर लिया था एज फार एज द ईस्टर्न पार्ट इज कंसर्न। एंड आप देखेंगे 1686 से 1690 के बीच में आपको फर्स्ट एंग्लो मुगल वॉर देखने के लिए मिलता है, जिसमें औरंगजेब की फोर्सेस ने इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी है ना ईस्ट इंडिया कंपनी की फोर्सेस को हरा दिया। अल्टीमेटली ईस्ट इंडिया कंपनी ने वॉर कॉम्पनसेशन पे किया एंड दे सबमिटेड बिफोर औरंगजेब। अब ये ट्रेडिंग कंपनीज जो हैं ये हमारे लिए भी फायदेमंद थी, क्योंकि ये हमारे सामान को यूरोप के मार्केट में बेचती थी, जिससे हमारे ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, आर्टिशंस को इनकम मिलती थी और स्टेट को भी टैक्स के फॉर्म में इनकम मिलती थी। इसीलिए औरंगजेब ने इनको माफ कर दिया एंड इनफैक्ट 1691 में एक स्पेशल फरमान के वाया ईस्ट इंडिया कंपनी को एक्सक्लूसिव ट्रेड राइट्स या प्रिविलेजेस ग्रांट किए गए इन बंगाल, जहां पे कंपनी से कहा गया कि अगर वो सेंट्रल मुगल अथॉरिटी को एनुअली 3000 रुपीज डिपॉजिट करेंगे तो फिर बंगाल में अपने सामान को लाने के लिए या यहाँ से सामान को एक्सपोर्ट करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई भी एक्स्ट्रा टैक्स, फी या लेवी जो है वो जमा नहीं करनी पड़ेगी। ये एक बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। सो आप यहां देख रहे हैं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ट्राइड टू ऑक्यूपाई हुगली, बट देन दे वर डिफीटेड बाय द मुगल फोर्सेस। और इनको यहां समझ आ गया कि द मुगल अथॉरिटी इज स्टिल वेरी स्ट्रांग, दो औरंगजेब वाज फेसिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम वेरियस सेक्शंस ऑफ द इंडियन सोसाइटी एंड वेरियस पावर्स। और इसीलिए चुप कर करके बैठ गए एंड दे स्टार्टेड वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। मीनवाइल आप देखेंगे 1717 में एक और मेजर डेवलपमेंट आपको देखने के लिए मिलता है। फारूक सियार was the मुगल एम्परर एट दिस पॉइंट इन टाइम एंड यहाँ पे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक फिजिशियन ने फारूक सियार को एक भयानक बीमारी से बचा लिया और खुश होकर के फारूक सियार ने औरंगजेब के 1691 के फरमान में कंपनी को जो एक्सक्लूसिव ट्रेड प्रिविलेजेस या राइट्स ग्रांट किए गए थे बंगाल में उन्हें एक्सटेंड कर दिया टू गुजरात एंड डेक्कन ऑल्सो। और इसी के साथ में एज फार एज बंगाल इज कंसर्न द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज गिवन द प्रिविलेज टू issue its own coins or mint its own coins. This is known as the 1717 Farman, which is also known as the Magna Carta of English East India Company in India. कंपनी से कहा गया कि आप अपने सामान को डिस्टिंग्विश करने के लिए बाकी ट्रेडर्स एंड मर्चेंट से दस्तक या पासेस जो हैं वे इशू कर सकते हैं, दस्तक या पासेस जो हैं वे इशू कर सकते हैं। और जिस किसी के पास ये पास होगा हमें समझ आ जाएगा कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी का सामान है और इस तरीके से उस पर कोई भी एक्स्ट्रा टैक्स या लेवी जो है वो चार्ज नहीं किया जाएगा, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी सेंट्रल मुगल अथॉरिटी को एज फार एज द ट्रेड इन बंगाल इज कंसर्न 3000 रुपीज एनुअली पे कर रही है। बट हुआ क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सर्वेंट्स हैं वे इन दस्तक और पासेस का अपने प्राइवेट ट्रेड के लिए मिसयूज करने लगे। सो वे अपने प्राइवेट ट्रेड के साथ भी इन पासेस को इशू करने लगे एंड दे यूज्ड टू इवेड टैक्सेस एंड फीस, व्हिच वाज बेसिकली कॉजिंग लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर द इंडियन स्टेट्स। इसको आपको ध्यान रखना है और ये एक मेजर इरिटेंट बनेगा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, अल्टीमेटली लीडिंग टू 1757 बैटल ऑफ प्लासी। तो इस तरीके से 1498 में पहले पोर्चुगीज आए, उसके बाद आप देखते हैं 17th सेंचुरी में डच, इंग्लिश, डैनिश एंड फ्रेंच आए। अब इसमें क्या है कि पोर्चुगीज पावर ग्रेजुअली स्टार्टेड वीकनिंग विद द अराइवल ऑफ द डच एंड द इंग्लिश ऑन द सीन। 1667 तक डच और इंग्लिश जो हैं उनके बीच में एक ट्रीटी हो गई और यहाँ पे डच जो हैं उनसे कहा गया कि आप साउथ ईस्ट एशिया पर फोकस कीजिए बिकॉज यू आर प्राइमरीली इंटरेस्टेड इन दी स्पाइस ट्रेड। एंड मीनवाइल इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इंडिया एंड सिलोन या श्रीलंका पर फोकस करेगी। तो इस तरीके से डच और इंग्लिश जो है उन्होंने अपने स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस जो है उनको बांट लिया। बट इंग्लिश जो है उनके लिए यहाँ पे मुसीबत खत्म नहीं हुई थी। देखो, डैनिश वर नेवर ए ट्रबल फॉर द इंग्लिश बिकॉज दे वर प्राइमरीली इंटरेस्टेड इन मिशनरी एक्टिविटीज। और अगर हम उनके इंपॉर्टेंट बेसिस की यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ पे देखेंगे सिरमपुर जो है बंगाल में वो उनका एक इंपॉर्टेंट बेस था, सिरमपुर। इसको आपको बस ध्यान रखना है। लेकिन यस,
1664 से यहाँ पे फ्रेंच ट्रेडिंग कंपनी की एंट्री हो चुकी थी। ये फ्रेंच ट्रेडिंग कंपनी जो है ये बेसिकली स्टेट कंपनी थी, और फ्रेंच ट्रेडिंग कंपनी जो है इसके बीच में एंड इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी के बीच में इंडिया के साथ ट्रेड पे मोनोपोली एस्टेब्लिश करने के लिए आपको इंपॉर्टेंट वॉर्स देखने के लिए मिलेंगे। दरअसल फ्रेंच और इंग्लिश ट्रेडिशनल राइवल्स थे, एंड नाउ दे स्टार्टेड फाइटिंग इन इंडिया टू एस्टेब्लिश मोनोपोली ऑफ यूरोप्स ट्रेड विद इंडिया। इंग्लिश चाहते थे यूरोप का जितना भी ट्रेड है इंडिया के साथ में उसे वे डोमिनेट करें, फ्रेंच चाहते थे वे डोमिनेट करें। सो इनमें हमेशा एक टेंशन का माहौल बना रहता था, लेकिन ये ओपनली आकर के नहीं लड़ रहे थे क्योंकि इन्हें पता था सेंट्रल मुगल अथॉरिटी जो है वो बहुत पावरफुल है। लेकिन 1739 का बैटल ऑफ करनाल, which was a huge blow to the prestige and power of the central Mughal authority and sent an indication, a message to the European trading rivals that the central authority has weakened, emboldened these trading companies, and the English and the French trading company started fighting in the open, and the conflict between the English and the French in case of India are known as Carnatic Wars, which ultimately led to establishment of supremacy of the English East India Company as far as the European trading companies in India were concerned। और यहीं से हम कर्नाटिक वॉर्स के बारे में, तो आइए अब डिस्कस करते हैं एंग्लो फ्रेंच राइवलरी इन इंडिया या कर्नाटिक वॉर्स को। बट बिफोर वी डू सो, आपके लिए छोटा सा अनाउंसमेंट है। आपको कमेंट सेक्शन में एक पिंड कमेंट मिलेगा जहां पर एक लिंक है, एंड डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक आपको प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको जनरल स्टडीज 2027 के लिए सभी जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट्स के जो इंपॉर्टेंट माइक्रो टॉपिक्स हैं उनकी लिस्ट मिल जाएगी। आप उसे आराम से डाउनलोड कर सकते हैं और उन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द कर्नाटिक वॉर्स, बट बिफोर वी डू सो हमें कर्नाटिक एरिया के बारे में पता होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे दरअसल कर्नाटिक वॉज वन ऑफ द सूबास और प्रोविंस ऑफ द मुगल्स इन डेक्कन, एंड इट वॉज लोकेटेड अलॉन्ग द कोरोमंडल कोस्ट, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसकी कैपिटल जो है वो आरकोट थी, एंड जब हम कर्नाटिक वॉर्स की शुरुआत देखेंगे तब यहाँ पे नवाब अनवरुद्दीन जो है उनका रूल था। सो इस तरीके से हमें इंग्लिश एंड फ्रेंच ट्रेडिंग कंपनी के बीच में 3 इंपॉर्टेंट वॉर्स देखने के लिए मिलते हैं, एंग्लो फ्रेंच वॉर्स और द कर्नाटिक वॉर्स, जिनके एंड में इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी emerged एज द सुप्रीम यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी इन केस ऑफ इंडिया। पोर्चुगीज अपने आप कमजोर हो चुके थे, डच जो है उनके साथ में सेटलमेंट हो चुका था, वे साउथ ईस्ट एशिया पे मेजरली फोकस कर रहे थे। डैनिश वर नेवर अ थ्रेट, एंड इंग्लिश और फ्रेंच जो है ये आपस में ओपन में लड़ेंगे, और शुरुआत हो रही है कर्नाटिक एरिया से। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, it was basically fought as part of the Austrian succession war in Europe. ऑस्ट्रिया में एक सक्सेशन वॉर चल रहा था जहाँ पे बेसिकली जो डिफरेंट यूरोपियन पावर्स हैं वो डिफरेंट पार्टीज को सपोर्ट कर रहे थे, और यहाँ पे इंग्लिश और फ्रेंच जो हैं वो ऑपोजिट साइड्स पे थे। इसी का इम्पैक्ट आपको यहाँ पे इंडिया में भी देखने के लिए मिला, जहाँ पे फ्रेंच ट्रेडिंग कंपनी एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आपस में लड़ने लगी। फ्रेंच जो है उन्होंने मेड्रास, जो एक इंपॉर्टेंट इंग्लिश बेस एंड हेडक्वार्टर था साउथ इंडिया में, इसको ऑक्यूपाई कर लिया। इंग्लिश कंप्लेन टू नवाब अनवरुद्दीन, और इस तरीके से आप यहाँ पे देखोगे कि द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर ब्रोक आउट। बैटल ऑफ सेंट थोम वाज बेसिकली फॉट एज पार्ट ऑफ द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। जब ऑस्ट्रियन सक्सेशन वॉर का एंड हुआ यूरोप में विद द साइनिंग ऑफ द ट्रीटी ऑफ एक्स्ट्रा-चेपेल, द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर इन केस ऑफ इंडिया ऑल्सो केम टू एन एंड। The French returned back Madras to English and in turn got back their territories in North America. अब ना आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि ठीक है, सेंट्रल मुगल अथॉरिटी कमजोर हो चुकी है, ये मैसेज इन ट्रेडिंग कंपनीज को मिल गया था आफ्टर द बैटल ऑफ करनाल 1739, एंड नाउ दे स्टार्टेड फाइटिंग इन द ओपन इन ऑर्डर टू मोनोपोलाइज द ट्रेड विद इंडिया। बट इन्होंने साउथ से ही शुरुआत क्यों करी? द रीजन इज, आप देखेंगे साउथ पे कभी भी मुगल्स का इफेक्टिव कंट्रोल नहीं रहा था। दूसरा, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द विजयनगर एम्पायर, साउथ के केस में हमें कोई भी मेजर सेंट्रलाइज्ड पावर देखने के लिए नहीं मिला। यहाँ पे कई सारे स्मॉल प्रिंसिपलिटीज एंड पावर्स प्रेजेंट थे हु वर ऑफन इट कॉन्फ्लिक्ट्स विद ईच अदर, इनको इजीली ब्राइब किया जा सकता था, और इसीलिए आप देखोगे कि साउथ से इंग्लिश एंड फ्रेंच जो राइवलरी है उसकी शुरुआत हो रही है, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। Then
द सेकेंड कर्नाटिक वॉर वेरी सून 1749 टू 1754। अब दरअसल हुआ क्या, आप यहाँ पे देखेंगे कि 1748 में हैदराबाद का जो निज़ाम है, निज़ाम उल मुल्क असफ जहां चीन कुलिच खां, हु लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ हैदराबाद, ही डाइड। और उसके जो बेटे हैं एंड ग्रैंडसन मुजफ्फर जंग एंड नासिर जंग, इनके बीच में एक सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। दूसरी तरफ कर्नाटक में आप देखेंगे नवाब अनवरुद्दीन गद्दी पर बैठे हुए थे और मराठास जो हैं उन्होंने चंदा साहिब को रिलीज कर दिया, हु वाज एक्चुअली द रियल कॉन्टेंडर ऑन द थ्रोन ऑफ कर्नाटक। तो अब इन इंडियन स्टेट्स में सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे और यहाँ पे फ्रेंच गवर्नर ड्यूप्लेक्स जो है उसने किंग मेकर फॉर्मूला को इंप्लीमेंट किया। किंग मेकर फॉर्मूला के थ्रू ये जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज हैं, दे यूज्ड टू इंटरफेयर इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ इंडियन स्टेट्स, यूज्ड टू सपोर्ट वन पार्टी अगेंस्ट अदर पार्टी, और अगर जिस पार्टी को ये सपोर्ट कर रहे हैं वो जीत जाती थी तो उससे ये बेनिफिट्स जो हैं वे एक्सट्रैक्ट करते थे। अब ऐसे में आप यहाँ पे देखेंगे द इंग्लिश डिसाइडेड टू सपोर्ट चंदा, है ना, दे डिसाइडेड टू सपोर्ट नवाब अनवरुद्दीन एंड नासिर जंग, एंड द फ्रेंच डिसाइडेड टू सपोर्ट मुजफ्फर जंग इन हैदराबाद एंड चंदा साहिब इन कर्नाटक। अब इसमें आप क्या देखोगे, इनिशियली द फ्रेंच वर हैविंग एन अपर हैंड, बट फ्रेंच ट्रेडिंग कंपनी जो है ये स्टेट कंपनी थी और फ्रांस जो है उन दिनों का, इट वॉज बेसिकली रूल्ड बाय अ करप्ट गवर्नमेंट ऑफ लुई 16। सो बहुत ही करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पर। तो आप यहाँ पर देखेंगे इसी के चलते ड्यूप्लेक्स वॉज कॉल्ड बैक एंड अल्टीमेटली सेकेंड कर्नाटिक वॉर में द इंग्लिश मैनेज टू डिफीट द फ्रेंच ट्रेडिंग कंपनी। और इसी के साथ में आप देखेंगे नवाब अनवरुद्दीन तो मारे जा चुके थे, लेकिन उनका जो बेटा है मोहम्मद अली, ही वॉज मेड द पपेट रूलर of the English in Karnataka, and as far as Hyderabad is concerned, यहाँ पे पहले मुजफ्फर जंग जो है वो गद्दी पर बैठ पाया था with French support, but then आप यहाँ पे देखेंगे सलबत जंग was made the ruler after the death of मुजफ्फर जंग, and सलबत जंग was a puppet in the hands of the English. So इस तरीके से हैदराबाद और कर्नाटक पे इंग्लिश अपने पपेट्स को बिठाने में सक्सेसफुल रहे आफ्टर द सेकेंड कर्नाटिक वॉर। इनको काफ़ी सारी टेरिटरीज भी मिली और इसी के साथ में अब ये इनसे ट्रेड प्रिविलेजेस भी एक्सट्रैक्ट कर सकते थे। दे गॉट कंट्रोल ऑफ द नॉर्दर्न सरकार एरिया, दिस एरिया। दिस एम्बोल्डेंड द इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी एंड दे बिकेम ओवर कॉन्फिडेंट। द सेकेंड कर्नाटिक वॉर एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी 1754। यहाँ पे इंग्लिश और फ्रेंच जो हैं इन्होंने जो भी एक दूसरे की टेरिटरी एक्वायर की थी वो वापस कर दी और इसी के साथ में डिसाइड किया कि वो इंडियन स्टेट्स के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। थर्ड कर्नाटिक वॉर जो है ये 1758 से 1763 के बीच में लड़ा गया। बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश वॉज फॉट एज पार्ट ऑफ द थर्ड कर्नाटिक वॉर एंड आप यहाँ पे देखेंगे इससे पहले 1757 का बैटल ऑफ प्लासी जो है वो हो चुका है, जिसमें द इंग्लिश defeated Sirajudaulah, the ruler of Bengal, and made Mir Jafar the puppet Nawab of Bengal. Now the revenues of Bengal were at the disposal of the East India Company and they benefited immensely from access to the Bengal's resources, and this gave them an upper hand in the Third Carnatic War, wherein they decisively defeated the French trading company in India, ultimately leading to supremacy of the English trading company in India. The Third Carnatic War was basically fought as part of the 7 Years War which was ongoing in Europe, and यहाँ पे ये basically इसी का fallout था। Third Carnatic War ended with the Treaty of Paris which also marks the end of the 7 Years War. इसके एंड में इंग्लिश जो है उन्होंने फ्रेंच को कहा कि आप यहाँ पे एक ट्रेडिंग कंपनी की तरह एग्जिस्ट कर सकते हैं, बट प्रॉमिस कीजिए कि आप यहाँ पर कोई भी टेरिटोरियल एम्बिशंस नहीं रखेंगे। इन बातों को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इस तरीके से एडवेंट ऑफ यूरोपियन पोर्चुगीज के अराइवल के साथ शुरू हुआ 1498 में एंड अल्टीमेटली आप यहाँ पे देखोगे आफ्टर द बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश 1760 which was fought as part of the Third Carnatic War 1758 to 1763, the English Trading Company established itself as the supreme European trading company in case of India.
और अब यहाँ से कहानी शुरू होगी द राइज एंड ग्रोथ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट्स टेरिटरीज इन केस ऑफ इंडिया. इट विल बिकम अ पॉलिटिकल एंटिटी इन केस ऑफ इंडिया एंड विल स्टार्ट डोमिनेटिंग अफेयर्स इन अ मेजर पार्ट ऑफ इंडिया. मैंने पहले भी बताया आपको 1857 आते आते इट वॉज कंट्रोलिंग 63% ऑफ इंडियन टेरिटरी एंड 78% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन डायरेक्टली. अब ये किस तरीके से पॉसिबल हो पाया, ये हम नेक्स्ट फेज में पढ़ेंगे, जो कि हमारा जो फर्स्ट पार्ट है मॉडर्न हिस्ट्री की टाइमलाइन का, उसका लास्ट पार्ट है. अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी के राइज एंड ग्रोथ की कहानी को देखें तो इसकी शुरुआत होती है 1757 के बैटल ऑफ प्लासी से. दरअसल सेकेंड कर्नाटिक वॉर में अपनी जीत के बाद कंपनी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर रही थी और वो चाहती थी कि जिस तरीके के प्रिविलेजेस उसे कर्नाटक और हैदराबाद में मिले हैं वैसे ही बाकी पार्ट्स में भी मिले. नाउ कंपनी जो है वो चाहती तो वेस्टर्न पार्ट से स्टार्ट कर सकती थी, लेकिन यहाँ पे मराठास जो हैं वे बहुत ज़्यादा पावरफुल थे अभी. सो कंपनी जो है यहाँ पे ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रही थी. सेंटर को डायरेक्टली कंपनी अटैक नहीं करना चाहेगी क्योंकि अदरवाइज इट वुड हैव अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ ऑल द इंडियन स्टेट्स हु वुड हैव यूनिफाइड एंड कंपनी यहाँ पे अपने जो प्लान है उन्हें पूरा नहीं कर पाती. बट बंगाल में कंडीशन जो है वो सूटेबल थी. दरअसल 1756 में बंगाल में सिराजुद्दौला जो हैं वे नए नवाब के रूप में आते हैं और यहाँ पे बंगाल के जो नवाब्स हैं और ये ट्रेडिंग कंपनीज, इनके बीच में ऑलरेडी बहुत टेंशन का माहौल था, स्पेशली बंगाल के नवाब्स एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में. दरअसल 1717 का जो रॉयल फरमान है उसके वाया ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने ट्रेड के लिए दस्तक या पासेस इशू करने का राइट दिया गया था, बट ये केवल कंपनी के ट्रेड के लिए था. लेकिन कंपनी के जो सर्वेंट्स हैं वो इसका मिसयूज करते थे अपने प्राइवेट ट्रेड के लिए और जो फ्रेंडली इंडियन मर्चेंट्स हैं उनको भी ये दस्तक या पासेस इशू कर देते थे, which was basically leading to loss of revenue for the state of Bengal. सेकेंड कर्नाटिक वॉर के बाद कंपनी ने क्या करना शुरू किया, इट स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द अपकमिंग कॉन्फ्लिक्ट विद फ्रेंच, क्योंकि उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि फ्रेंच ट्रेडिंग कंपनी को एज अ राइवल कंप्लीटली एलिमिनेट करना है. और ऐसे में कंपनी का बंगाल में जो बेस है फोर्ट विलियम है ना, कलकत्ता, इसको उन्होंने फोर्टिफाई करना शुरू किया. देखे आप क्या देखेंगे कि है ना, देखते देखते जो फ्रेंच हैं जिनका बेस बंगाल में था चंद्रनागौर, उन्होंने भी अपने इस बेस को फोर्टिफाई करना शुरू कर दिया. सिराजुद्दौला जो है उन्होंने वार्निंग दी कि ये जो फोर्टिफिकेशन है इसको रोकिए, दिस इज अगेंस्ट माय सॉवरेंटी, आप मेरी परमिशन के बिना ये नहीं कर सकते हैं. दी फ्रेंच obliged, but the English, who were feeling quite confident after their victory in the Second Carnatic War, 1749 to 1754, they refused to basically abide by the instructions of नवाब सिराजुद्दौला. सिराजुद्दौला जो है इन्होंने 1756 में ही फोर्ट विलियम पे अटैक किया, एक ब्रीफ पीरियड के लिए इसको ऑक्यूपाई भी कर लिया. यहीं पे ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई और बाद में अंग्रेज जो है उन्होंने ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम पे ही सिराजुद्दौला को डिफेम करना शुरू कर दिया, उनकी बदनामी करनी शुरू कर दी. सिराजुद्दौला को समझ आ चुका था कि बंगाल में दो नवाब नहीं रह सकते हैं और इसी के चलते आप देखोगे जून 1757 में आपको बैटल ऑफ प्लासी देखने के लिए मिलेगा, जिसमें सिराजुद्दौला वॉज डिफीटेड एंड किल्ड एंड इंग्लिश मेड मीर जफर, who was earlier the Mir Bakshi और military commander of सिराजुद्दौला as the next नवाब. यहाँ पे सिराजुद्दौला की जो हार है उसके पीछे का मेन कारण ही मीर जफर है, because he had sided with the British who had lured him with the promise of making him नवाब after सिराजुद्दौला. इसीलिए कहा जाता है बैटल ऑफ प्लासी was a betrayal rather than a battle. नाउ बैटल ऑफ प्लासी के बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बंगाल में अपने पपेट्स बिठा पा रही है और बंगाल के रेवेन्यूज जो हैं वो इनडायरेक्टली कंपनी के पोजीशन में थे. बैटल ऑफ प्लासी काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस रखता है बिकॉज इसके वाया न केवल कंपनी बंगाल को कंट्रोल में ला पाई बट इवेंचुअली इट पेव्ड वे फॉर द कंट्रोल एंड कॉन्क्वेस्ट ऑफ रेस्ट ऑफ इंडिया. द कंपनी कुड ऑर्गेनाइज अ लार्ज आर्मी एंड मीट द कॉस्ट ऑफ कॉन्क्वेस्ट ऑफ रेस्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम द बंगाल रेवेन्यूज. It raised the status of the company to a major contender for control of India. It played a very decisive role in East India Company's victory, a decisive victory over the French trading company in the Third Carnatic War. East India Company, its traders, its servants, they amassed a lot of wealth at the cost of people of Bengal. ना मीर जफर जो है वो धीरे धीरे कंपनी की
जो डिमांड से उससे परेशान होने लगा। सो व्हाट ही डिड, ही वेंट टू द डच, और बंगाल में जो डच है उनका बेस था चिंसुरा में। मीर जफर ने डच से कहा कि अभी ईस्ट इंडिया कंपनी को जो स्पेशल प्रिविलेजेस मिले हुए हैं बंगाल में, वो मैं आपको दे दूंगा अगर आप मेरी मदद करते हैं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हराकर यहां से एक्सपेल करने में। वैसे तो डच की इंग्लिश के साथ में एक ट्रीटी हो चुकी थी पहले, बट स्टिल डच जो है उन्होंने मीर जफर को सपोर्ट करना शुरू किया। और ये तब हो रहा है 1759 में, जब साइड बाय साइड आप देखेंगे 1758 टू 1763 जो थर्ड कर्नाटिक वॉर है, इट वॉज ऑल्सो ऑनगोइंग। एंड आप देखेंगे कि ये जो बैटल ऑफ बेडेरा, चिंसुरा या बैटल ऑफ हुगली है 1759 का, इसमें इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जफर और डच की जो कंबाइंड फोर्सेस हैं उनको हरा दिया। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से पहले सेकेंड कर्नाटिक वॉर, फिर बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बेडेरा, ईस्ट इंडिया कंपनी को कॉन्टिन्यूअसली सक्सेस मिलता जा रहा है। इसी बीच में आप देखोगे कि जब थर्ड कर्नाटिक वॉर चल रहा था 1761, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, द मराठास वर डिफीटेड बाय द अब्दाली ट्राइब्समैन। और आपको पता है कि अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी को मराठास का डर लगता था, लेकिन अब उसका कॉन्फिडेंस जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो ये सब चल रहा है। मीनवाइल आप देखेंगे 1764 में बैटल ऑफ बक्सर एंड इसके बाद 1765 की ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। दरअसल मीर जफर जो है, क्योंकि ही हैज साइडेड विद डच, द इंग्लिश साइडलाइंड हिम एंड मेड हिज सन इन लॉ मीर कासिम एज द नेक्स्ट पपेट नवाब ऑफ बंगाल। बट मीर कासिम जो है, ही वॉज एबल, ही वॉज कॉम्पिटेंट एंड ही वॉज एम्बिशियस। वो अपनी इंडिपेंडेंस को मेंटेन करना चाहता था और ईस्ट इंडिया कंपनी के क्लचेस से बाहर निकलना चाहता था। तो मीर कासिम ने क्या किया, मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी कैपिटल शिफ्ट कर ली, यहाँ पे एक कैनन फैक्ट्री लगाई और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स शुरू कर दिए। करप्ट ऑफिशियल्स जो ब्रिटिश लॉयलिस्ट थे उनको एक्सपेल करना शुरू कर दिया। नाउ दिस कॉट द अटेंशन ऑफ द कंपनी, और कंपनी का जो एक ऑफिसर है एलिस, ही रेडेड द मुंगेर फोर्ट विदाउट द परमिशन ऑफ नवाब, रेजिंग अ ह्यूज क्वेश्चन मार्क ऑन द अथॉरिटी ऑफ मीर कासिम। मीर कासिम ने इसकी कंप्लेन की। उधर मीर कासिम देख रहा है कि कंपनी के जो सर्वेंट्स हैं दे आर रैम्पेंटली अब्यूजिंग द ट्रेड प्रिविलेजेस। वार्निंग दी गई, बट जब कुछ इंपैक्ट नहीं हुआ तो मीर कासिम ने कहा कि ठीक है, जो इंडियन मर्चेंट्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो भी बंगाल में अपने ट्रेड पे कोई भी टैक्स पे नहीं करेंगे। बट ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज नॉट रेडी फॉर दिस इक्वलिटी बिटवीन द इंडियन मर्चेंट्स एंड द इंग्लिश मर्चेंट्स। सो अल्टीमेटली मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। मीर कासिम जो है वो यहाँ से भाग गया और एक बार फिर से कंपनी ने मीर जफर जो है इसे बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम भाग करके पहुंचा अवध के नवाब के पास। अवध के नवाब को उसने कहा, देखो बंगाल को ऑलरेडी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कंट्रोल में ले लिया है, नेक्स्ट टारगेट आप होंगे, आप मुझे सपोर्ट कीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी को हराने में। अब अवध के जो नवाब हैं शुजा-उद-दौला, उन्हीं के पास में शाह आलम सेकंड मुगल एम्परर भी बैठा हुआ था अपने वजीर से डर के। सो शाह आलम सेकंड, मीर कासिम एंड शुजा-उद-दौला नवाब ऑफ अवध, इनकी ट्रिपल अलायंस जो है वो एक तरफ थी और दूसरी तरफ आप देखेंगे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फोर्सेस थी लेड बाय मेजर हेक्टर मुनरो, और यहां पे इस ट्रिपल अलायंस को हरा दिया गया। बैटल ऑफ बक्सर जो है ये एक फुल फ्लेजेड बैटल था, अनलाइक द बैटल ऑफ प्लासी विच वॉज अ बिट्रेयल। और यहां पे न केवल नवाब ऑफ अवध मीर कासिम इनको हराया गया था, बल्कि मुगल एम्परर को कंपनी ने हरा दिया था। इट एस्टेब्लिश्ड सुप्रीमेसी ऑफ द ब्रिटिश आर्मी ओवर द आर्मी ऑफ टू ऑफ मेजर स्टेट्स ऑफ इंडिया, अवध एंड बंगाल। अल्टीमेटली इसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई। अवध बिकेम अ फ्रेंड कम फॉलोवर ऑफ वेस्ट इंडिया कंपनी, शाह आलम सेकंड बिकेम कंपनीज पेंशनर, एंड Allahabad and Kara province were taken from the Nawab of Awadh and were given to Shah Alam II. सोचिए मुगल एम्परर ईस्ट इंडिया कंपनी का पेंशनर है, मेजर राइज इन द स्टेटस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। एंड इसी के साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी ने शाह आलम II से बिहार, बंगाल और ओडिशा के दीवानी राइट्स ले लिए, रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे शुरुआत होती है डुअल गवर्नमेंट की, डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल 1765 टिल 1772। अब इसको हम डुअल गवर्नमेंट क्यों कह रहे हैं?
क्योंकि आप देखोगे कि जो दीवानी राइट्स हैं, रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स हैं, वे EIC के पास हैं, और जो बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री राइट्स हैं, निजामत, वे कहने को पपेट नवाब जो है बंगाल का, उसके हाथ में है। सो कंपनी के पास सारे राइट्स हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ऑफिशियली। नवाब के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है बट राइट्स नहीं है। बट जब तक नवाब पपेट बन के रहेगा, कंपनी उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। अल्टीमेटली इट वॉज द पीपल ऑफ बंगाल हु सफर्ड बिकॉज ऑफ दिस डुअल गवर्नमेंट। वॉरेन हेस्टिंग्स जब बंगाल का गवर्नर होगा, तब 1772 में वो डुअल गवर्नमेंट को खत्म करके पपेट नवाब को हटा के डायरेक्टली बंगाल का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगा। सो 1765 में आप यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं ब्रिटिश टेरिटरी है ना। सो नॉर्दर्न सरकार्स, बंगाल, यहाँ पे कंपनी का कंट्रोल जो है वो एस्टेब्लिश हो चुका था, एंड हैदराबाद एंड कर्नाटक में उसके पॉपेट्स बैठे हुए थे। नाउ कंपनी का नेक्स्ट ध्यान गया मैसूर की तरफ। मैसूर, सो मैसूर बेसिकली उसी एरिया में कार्व आउट किया गया था जहां कभी विजयनगर एम्पायर जो है उसकी टेरिटरीज हुआ करती थी। यहां पे हैदर अली जो है, ही वॉज इन पावर। हैदर अली वॉज इन पावर। हम 1760s की बात कर रहे हैं। सो हैदर अली हैड रिमूव्ड द लास्ट रूलर ऑफ द वोडियार डायनेस्टी फ्रॉम पावर एंड ही हैड असर्व्ड द पावर इन मैसूर। हैदर अली वॉज अ मेच्योर एंड एम्बिशियस रूलर। उसने काफी सारी टेरिटरीज को एक्वायर कर लिया था, इंक्लूडिंग ऑन दी मालाबार कोस्ट। इसी के साथ में आप देखेंगे he had established a modern cannon factory at दिंदीगुल। उसने फ्रेंच सपोर्ट से अपनी आर्मी का मॉडर्नाइजेशन शुरू कर दिया, एंड दिस कॉट द अटेंशन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठा और निजाम ऑफ हैदराबाद जो है उसके साथ मिलकर के एक अलायंस फॉर्म करने शुरू की, ताकि वह मैसूर को चारों तरफ से घेर करके हरा पाए। लेकिन यहाँ पे हैदर अली की डिप्लोमेटिक स्किल्स को दाद देनी पड़ेगी। आप यहाँ पे देखेंगे हैदर अली ने मराठा और निजाम को अपनी तरफ कर लिया, एंड ही सडनली अपीयर्ड एट द गेट्स ऑफ मद्रास, व्हिच वाज एन इंपॉर्टेंट बेस ऑफ EIC इन साउथ। द कंपनी was defeated in 1769 and it was forced to sign the humiliating Treaty of Madras in 1769. So the first Anglo-Mysore War had ended in a disaster for the East India Company. है ना? It had ended in a disaster for the East India Company. कंपनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रही थी। 1770 में बंगाल का फैमिन, उसके बाद में एंग्लो मैसूर वॉर, यहाँ पे मेजर लॉस। काफ़ी सारे वॉर इससे पहले भी कंपनी लड़ चुकी थी, भले ही जीती थी, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च हुआ था कंपनी का। और ऊपर से आप देखोगे डच जो हैं, दे हैड स्टार्टेड स्मगलिंग टी इनटू दी ब्रिटिश अमेरिकन कॉलोनीज, और वो सस्ते दाम पे बेचते थे। तो कंपनी की जो टी है उसके वहाँ पे कोई परचेसर्स जो हैं वे नहीं बचे थे, तो कंपनी को वहाँ पे ट्रेड में भी लॉस हो रहा था। सो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये जो कॉन्टिन्यूस मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट है, बंगाल का 1770 का फैमिन है, विच टू सम एक्सटेंट वाज अ रिजल्टेंट ऑफ द एक्सप्लॉयटेटिव रेवेन्यू पॉलिसीज ऑफ द कंपनी ओनली। एंड देन आप यहाँ पर क्या देखोगे, आप यहाँ पे देखोगे कि ट्रेड से उसको जो प्रॉफिट होता था उसमें भी उसको नुकसान देखने के लिए मिल रहा था। एंड यहीं से ब्रिटिश गवर्नमेंट का ईस्ट इंडिया कंपनी के इंडियन अफेयर्स में फर्स्ट इंटरफेरेंस शुरू होगा, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, विच मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू, क्योंकि अब गवर्नर ऑफ बंगाल हो गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, एंड द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास बिकेम सबऑर्डिनेट टू हिम। हमारा एक कंप्लीट वीडियो लेक्चर है, रेगुलेशंस, चार्टर्स एंड एक्ट, राइट फ्रॉम 1773 टू द एक्ट ऑफ 1947। वीडियो सेक्शन में आपको मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। खैर, तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हैड एंडेड इन अ डिजास्टर फॉर द कंपनी, और यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर जो हैं उन्होंने एक दूसरे को प्रॉमिस किया था कि अगर किसी थर्ड पार्टी का अटैक होता है तो वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, ये हो चुका है। बट जब मराठास ने मैसूर पे अटैक किया, आप देखेंगे द कंपनी रिफ्यूज टू कम टू द रेस्क्यू ऑफ मैसूर, और इसी से हैदर अली बहुत चिढ़ा हुआ था। नाउ इसके बाद आपको देखने के लिए मिलता है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 टू 1782। हम क्या देख रहे हैं, कंपनी को यहाँ पे तो सक्सेसेस मिले थे,
अवध का नवाब जो है वो उनका दोस्त बन चुका था। लेकिन जब कंपनी ने मैसूर पे अटैक करना चाहा, अ मेजर फेलियर। अब आप यहां पर क्या देखेंगे कि मराठास की अगर हम बात करें तो 1761 में द मराठा पावर वॉज एट इट्स पीक। बालाजी बाजीराव, या जिनको हम नाना साहेब फर्स्ट कहते हैं, ही वॉज द मराठा पेशवा। लेकिन 1761 थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, द मराठास वर डिफीटेड। बालाजी बाजीराव जो हैं उनकी डेथ हो गई, उनके जो बेटे हैं, है ना, उनकी भी डेथ हो गई यहाँ पर। और आप यहाँ पे देखेंगे कि इसके बाद उनके एक और बेटे माधव राव जो हैं, ही असेंडेड एज द नेक्स्ट पेशवा ऑफ द मराठास। माधव राव जो हैं ये 1761 से 1772 तक रूल करेंगे, लेकिन फिर इनकी भी डेथ हो गई। और मराठास में नेक्स्ट पेशवा कौन बनेगा, इसको लेकर के लड़ाई शुरू हो गई। यहाँ पे एक तरफ थे माधव राव के भाई नारायण राव, और दूसरी तरफ इनके चाचा रघुनाथ राव, जो बालाजी बाजीराव या नाना साहिब के भाई थे, रघुनाथ राव। अब ऐसे में नाना फडनीस, जो वन ऑफ द प्रोमिनेंट मराठा सरदार्स थे, उन्होंने सपोर्ट किया नारायण राव को। नारायण राव गद्दी पर बैठ गए, बट ही वॉज किल्ड ट्रेचरसली, उनको मार दिया गया। रघुनाथ राव को लगा कि अब मुझे बनाएंगे पेशवा, लेकिन फिर नाना फडनीस ने क्या किया, नारायण राव के जो बेटे हैं, जो अभी इन्फेंट थे, सवाई माधव राव, या जिनको माधव राव सेकंड कहा जाता है, उन्हें गद्दी पर बिठा दिया। और रघुनाथ राव जो है, ही वेंट टू द ईस्ट इंडिया कंपनी कि आप मुझे सपोर्ट कीजिए पेशवा बनने के लिए, मैं आपको यहाँ पे कुछ ट्रीटी जो है वो ऑफर करता हूं, और उसके वाया आपको सॉल्सिट, बसई, ये टेरिटरीज भी ऑफर करता हूं। और इस तरीके से कंपनी जो है उसको मराठास में अपना मीर जफर मिल चुका था, एंड इट इंटरवीन्ड ऑन बिहाफ ऑफ रघुनाथ राव। वॉरेन हेस्टिंग्स वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, है ना, एट दिस पॉइंट इन टाइम। एंड बहुत जल्दी उन लोगों को समझ आ चुका था कि रघुनाथ राव का कोई बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बेस नहीं है, दे वॉन्टेड टू विड्रू। बट आप यहाँ पे देखेंगे कि इसी बीच जो 13 ब्रिटिश अमेरिकन कॉलोनीज हैं, वहां पे अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है उसकी शुरुआत हो गई थी, और यहां पे आप देखेंगे कि 1779 के बाद में जो फ्रेंच हैं, दे सपोर्टेड द ब्रिटिश कॉलोनीज अगेंस्ट द ब्रिटिश आर्मी। और नाना फडनीस जो हैं वे भी नाराज होकर इंग्लिश से फ्रेंच के पास पहुंच गए थे। अब इंग्लिश जो है उनको लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो मराठास को हेल्प करने के लिए फ्रेंच यहां पर आ पहुंचे, जो ऑलरेडी ब्रिटिश अमेरिकन कॉलोनीज को मदद कर रहे हैं हमारे अगेंस्ट। तो ऐसे में दे कॉन्टिन्यूड विद द वॉर, बट अल्टीमेटली दे रियलाइज दैट इट इज फ्यूटाइल। मीनवाइल 1780 में हैदर अली ने साउथ से एक और फ्रंट खोल दिया था। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हैड बिगन। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे नाना फडनीस जो है उनके साथ में पीस कर ली, और आप देखोगे 1782 में ट्रीटी ऑफ सलबाई जो है ये साइन की गई, और इसके वाया मराठास और इंग्लिश के बीच में नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए एक पीस सेटलमेंट हो गया। इंग्लिश जो है उन्होंने सॉल्सिट, बसई, इन टेरिटरीज को तो रख लिया, लेकिन बाकी जो टेरिटरीज हैं उनको वापस कर दिया। और इसी के साथ सवाई माधवराव सेकंड जो हैं इनको नेक्स्ट पेशवा के रूप में भी एक्सेप्ट कर लिया। रघुनाथ राव वॉज पेंशनड ऑफ। नाउ सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। अब देखो मराठास के साथ में तो पीस हो गई है ना नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन नेक्स्ट 20 ईयर्स को यूज करेगी टू डिस्ट्रॉय द पावर ऑफ मैसूर कंप्लीटली। मीनवाइल द मराठास वर बिजी इन फाइटिंग ड्यूरिंग दीज 20 ईयर्स। खैर इस बीच में और क्या क्या हुआ, तो आप देखोगे सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। यहाँ पे इशू क्या था, दरअसल आप यहाँ पे देखेंगे कि ये वही समय है ना, जब सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर शुरू हुआ, जब अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो चल रहा था। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो चल रहा था, राइट। मैसूर के डोमिनियंस में एक इंपॉर्टेंट पोर्ट था माहे, विच वॉज बेसिकली अंडर द कंट्रोल ऑफ द फ्रेंच। इंग्लिश जो है उनको लगा कि फ्रेंच जो हैं, जो उनके अगेंस्ट लड़ रहे थे अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में, ये हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट को माहे भेज दें, और ये फ्रेंच ट्रेडिंग कंपनी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए इंडिया में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर दे। तो उन्होंने क्या किया, माहे को कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया। इससे फ्रेंच गुड्स यहाँ पे आ नहीं सकते थे, जा नहीं सकते थे,
और साथ ही में मैसूर का भी एक मेजर ट्रेड जो है वो पोर्ट ऑफ माहे के वाया होता था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने माहे के पोर्ट को ब्लॉक कर दिया तो यहाँ पे हैदर अली ने कहा दिस इज अगेंस्ट माई सॉवरेनिटी एंड दस बिगेन द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। 1782 में इस वॉर के दौरान हैदर अली डाइड बिकॉज ऑफ कंजम्पशन, बट देन आप यहाँ पे देखोगे टीपू सुल्तान टुक ओवर। मीनवाइल द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हैड एंडेड एंड आप यहाँ पे देखेंगे 1784 में जब दोनों साइड में से किसी को भी कोई गेन नजर नहीं आ रहा था, ट्रीटी ऑफ मैंगलुरु वाज साइंड। दे रिटर्न्ड ईच अदर्स टेरिटरी। और आप देखिए कंपनी को फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में, है ना, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में कोई भी गेन नहीं हुआ है। तो कंपनी वॉज इन ट्रबल फाइनेंशियली। इसके बाद आप यहां पे देखेंगे वेरी सून द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर ब्रोक आउट। मैसूर में टीपू सुल्तान का रूल था और इस बीच में आप यहां पर देखेंगे कि यहां पे ट्रेवेनकोर का जो स्टेट है उसने कुछ टेरिटरीज को परचेस किया डच से। अब ये टेरिटरीज जो हैं दे वर बेसिकली वासल स्टेट्स ऑफ मैसूर। टीपू सुल्तान ने ट्रेवेनकोर पे अटैक कर दिया, कहा कि अगर आप डच से हमारी टेरिटरीज को परचेस कर रहे हैं यू आर रेजिंग अ क्वेश्चन मार्क ऑन आवर सॉवरेनिटी। लेकिन जैसे ही टीपू ने ट्रेवेनकोर पे अटैक किया द इंग्लिश इंटरवीन्ड ऑन बिहाफ ऑफ ट्रेवेनकोर व्हिच वाज एन एलाइड स्टेट एंड दस बिगेन द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में आप देखेंगे ब्रिटिश टुक एडवांटेज ऑफ द पॉलिटिकल डिसयूनिटी अमंग द मराठास, निजाम एंड टीपू सुल्तान। सो दे मैनेज टू डिफीट टीपू सुल्तान एंड आप देखोगे कि मैसूर की हाफ टेरिटरी जो है वो उससे ले ली गई, एक ह्यूज वॉर कॉम्पनसेशन उस पर इम्पोज किया गया और जब टीपू उसको पे नहीं कर पाया तो उसके बेटों को यहाँ पे बंदी बना लिया गया। सो दिस वॉज एज पार्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम। सो मैसूर वॉज क्रिपल्ड बाय द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के समय गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो हैं वे हैं कॉर्नवालिस, who was earlier leading the British forces against the British American colonies in the American War of Independence. Now, इसके बाद आप यहाँ पर क्या देखेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे कि जो मेजर इवेंट्स उसमें अगर हम देखें तो वो हैं रिचर्ड वेलेस्ली एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो इनका टेन्योर है 1798 टू 1805। ना रिचर्ड वेलेस्ली जब भारत आया तो यूरोप में क्या चल रहा था उसको समझना बहुत जरूरी है। तो आप देखेंगे 1789 फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है वो हो चुका था और इसके बाद फ्रेंच में एक इंस्टेबिलिटी का पीरियड रहा। अल्टीमेटली 1790s में आप देखोगे राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट एंड ही वाज बिकमिंग अ थ्रेट फॉर द ब्रिटिश इंटरेस्ट। तो वेलेस्ली को भारत भेजा गया था एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड इनसे कहा गया था कि आपको इंश्योर करना है जितनी ज़्यादा टेरिटरीज हो सके आप उसे डायरेक्टली कॉन्कर करें या एटलीस्ट वहाँ पे ब्रिटिश इन्फ्लुएंस जो है वो एस्टेब्लिश करें, इंडियन स्टेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी पर डिपेंडेंट बनाएं। तो इसने यहाँ पे आते से सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस सिस्टम जो है इसको ऑफर किया। अगर कोई भी इंडियन स्टेट सब्सिडरी अलायंस को साइन करता था तो वो स्टेट अपने फॉरेन अफेयर्स में एंड मिलिट्री अफेयर्स में ईस्ट इंडिया कंपनी पे कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाता था। सो सब्सिडरी अलायंस के वाया कई सारे जो इंडियन स्टेट्स हैं दे वर रिड्यूस्ड टू द स्टेटस ऑफ डिपेंडेंस और प्रोटेक्टोरेट स्टेट्स ऑफ द ब्रिटिश। हैदराबाद वाज द फर्स्ट, देन मैसूर साइंड इट, है ना, आफ्टर द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। और आप देखोगे इस तरीके से कई सारे जो इंडियन स्टेट्स हैं उन्होंने सब्सिडरी अलायंस को साइन कर लिया एंड दे बिकेम डिपेंडेंट ऑन द ब्रिटिश। ब्रिटिश ने कहा था कि वो इंडियन स्टेट्स के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे जो ब्रिटिश रेजिडेंट पोस्ट किया जाता था ही यूज्ड टू इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर्स टू। दिस स्टेट हु, है ना, द साइनिंग स्टेट वाज बेसिकली disbanding its own army and was paying for the maintenance of British troops in his territory. ये हालत थी। Meanwhile टीपू सुल्तान जो है उसको भी रिचर्ड वेलेस्ली जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैं उन्होंने सब्सिडरी अलायंस को ऑफर किया। टीपू ने कहा कि इसका मतलब यही है दे मीन वॉर, क्योंकि सब्सिडरी अलायंस को टीपू सुल्तान जैसा रूलर जो है वो एक्सेप्ट तो नहीं करेगा। एंड दैट लेड टू द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। And ultimately in this war, Tipu Sultan was killed. A major part of Mysore's territory were annexed and they were shared between the East India Company and the Nizam of Hyderabad Marathas who had supported English against Tipu. और जो बचा खुचा पार्ट है ना, जो रिमेनिंग पार्ट है विद कोर एरिया ऑफ मैसूर एंड द कैपिटल श्रीरंगपट्टनम और सेरिंगपट्टनम,
इट वॉज गिवन टू वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ द वोडियार डायनेस्टी। एंड आप देखोगे इसके बाद मैसूर ने 1799 में सब्सिडियरी अलायंस को साइन कर लिया, क्योंकि है ना एनीवेज नवाब जो है वो पपेट है। अब इस तरीके से आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि कई सारे जो स्टेट्स हैं, तंजौर है इसने भी साइन कर लिया 1799 आते आते, तो कई सारे स्टेट्स जो है उन्होंने सब्सिडियरी अलायंस को एक्सेप्ट कर लिया था। एंड बाय 1799 द ब्रिटिश हैड मैनेज्ड टू डिस्ट्रॉय द इंडिपेंडेंस ऑफ मैसूर। मीनवाइल मराठास को जो 20 साल का समय दिया गया था वो भी खत्म हो गया था, और इसी बीच में आप देखोगे कि मराठास में आपसी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। यशवंत राव होलकर जो है he had managed to defeat the combined armies of Sindhia and the Peshwa Bajirao II. डर करके बाजीराव सेकेंड, who was weak and incompetent, he went to the English East India Company and via the Treaty of Basai of 1802 signed this subsidiary alliance with the British. ब्रिटिश को लगा पेशवा ने ट्रीटी ऑफ बसई साइन कर ली, इसका मतलब जो बाकी मराठा कॉन्फेडरेसीज हैं उन्होंने भी ट्रीटी ऑफ बसई को साइन कर लिया। बट सिंधिया एंड दी होलकर रिफ्यूज टू अबाइड बाय द सब्सिडियरी अलायंस टर्म्स एंड कंडीशंस। दैट लेड टू द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर इन 1803-1805 इन द मराठा पावर्स वर डिफीटेड, है ना। इन दिस द मराठा पावर्स वर डिफीटेड वन बाय वन, क्योंकि उनमें आपसी कॉन्फ्लिक्ट ही चलता रहता था। तो सिंधियास को भी हरा दिया, होलकर्स को भी एंड भोंसले को भी, और इनसे मेजर टेरिटरीज जो हैं उनको ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल में ले लिया। सो द मराठास वर क्रिपल्ड वाया द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, बट स्टिल देयर वाज सम पावर स्टिल विद द मराठास। सो आप यहां पे देख सकते हैं कि सिंधियास और गायकवाड़ जो हैं वे भी सब्सिडियरी अलायंस को साइन कर लेते हैं 1803 में। 1805 तक अगर आप यहाँ पे देखें तो ये ब्रिटिश टेरिटरी है जो पिंक शेडेड एरिया है, एंड आप देखोगे कि बाकी जो एरिया आपको यहाँ पे ये ग्रीनिश नजर आ रहा है, दिस वाज ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट स्टेट। सो आफ्टर द थर्ड एंड फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर एंड द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, द ब्रिटिश हैड मैनेज्ड टू bring a large part of Indian territory under its control, and via this subsidiary alliance it reduced many of the Indian states to the status of its protectorate states or dependent states. So this was the situation of India in 1805. Now इसके बाद आप यहाँ पर क्या देखते हैं, रिचर्ड वेलेस्ली को वापस बुला लिया गया, क्योंकि कंपनी के जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने रियलाइज किया कि ये जो मिलिट्री कॉस्ट है कॉन्क्वेस्ट का ये बहुत ज़्यादा है, एंड उनको यहाँ पे कोई भी मेजर प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। और अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा कि यू शुड फोकस ऑन कंसोलिडेशन ऑफ द कंट्रोल रेदर देन एक्वायरिंग मोर टेरिटरीज, तो उसे वापस बुला लिया गया। इसी बीच में आप देखोगे यूरोप में सिचुएशन बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी थी। ब्रिटेन में जिस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की शुरुआत 1720 1730s में हुई वो अपने पीक पे पहुंच रहा था। दूसरी तरफ आप क्या देखेंगे कि फ्रेंच में नेपोलियन बोनापार्ट का राइज, एंड नेपोलियन कॉन्टिनेंटल सिस्टम पॉलिसी के साथ आया था। बेसिकली ही हैड क्रिएटेड अ ब्लॉकेड फॉर द ब्रिटिश गुड्स एज फार एज देयर एंट्री इन यूरोप कॉन्टिनेंट वाज कंसर्न्ड। सो अब वहां है ना, अब इंग्लिश जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स हैं, वे वहां की गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर रहे थे कि एक तो हम यूरोप में अपना सामान नहीं पहुंचा पा रहे हैं, ऊपर से ईस्ट के साथ जो ट्रेड है उस पर ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली है। वी वांट यू टू ओपन अप दिस ट्रेड। कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है विच वॉज मार्क्ड बाय अपैथी, इनसेंसिटिविटी, करप्ट, इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी भी लंदन में काफ़ी ज़्यादा बुराई हो रही थी। ऊपर से आप देखोगे कि इस समय ब्रिटेन में एक ह्यूमैनिटेरियन वेव आपको देखने के लिए मिलेगी। तो उनका कहना था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर कुछ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने चाहिए, एजुकेशन के डायरेक्शन में कुछ स्टेप्स लेने चाहिए, और इसी के साथ साथ में आप देखेंगे इवेंजेलिकल मूवमेंट के चलते ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रेशराइज किया गया कि एटलीस्ट जो टेरिटरीज आपके कंट्रोल में हैं वहाँ पे आप क्रिश्चियन मिशनरीज की फ्री एंट्री अलाउ कीजिए, एंड इसी के साथ साथ में आप उन्हें कन्वर्शन एक्टिविटीज़ भी कैरी आउट करने दीजिए। और इसी बैकग्राउंड में चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आया विच सीवियरली कर्टेल्ड द मोनोपोलिस्टिक राइट्स ओवर ट्रेड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, ओनली एज फार एज द ट्रेड विद चाइना एंड ट्रेड इन टी इज कंसर्न,
ईस्ट इंडिया कंपनी रिटेन्ड इट्स मोनोपोली इवन आफ्टर द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इसके बाद जो एक मेजर वॉर आपको देखने के लिए मिलता है विच अल्टीमेटली लेड टू एंड ऑफ पेशवा रूल, है ना, एंड ऑफ द मराठा पावर, इट वॉज द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर ऑफ 1817-1818। दिस वॉर वॉज बेसिकली ऑन द इश्यूज ऑफ पिंडारीज। ये पिंडारीज मराठा आर्मी में लूज ऑक्सिलरी की तरह काम करते थे और डेक्कन के ट्राइब्स थे, है ना, बैंडिट्स थे। जब सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के बाद बहुत सारी मराठा टेरिटरीज पे ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल एस्टेब्लिश हो गया, तो ये पिंडारीज जो हैं ये यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठा जो हैं उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप इनको कंट्रोल कीजिए, बट द मराठा सेड कि ये हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि मराठास एक्सक्यूज दे रहे हैं। इसी बीच बाजीराव सेकंड, जो अब अपनी ट्रीटी ऑफ बसई साइन करने को रिग्रेट कर रहे थे, उन्होंने पुणे में जो ब्रिटिश रेजिडेंसी है उस पर अटैक कर दिया सिंधिया के साथ मिलकर, एंड दिस मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर एंड द मराठास वर डिफीटेड एट द एंड ऑफ दिस वॉर। और आप देखोगे कि जो है ना होलकर्स हैं उन्होंने भी इसके साथ ही 1818 में सब्सिडियरी अलायंस को साइन कर लिया। अब जब मराठा पावर ही खत्म हो गया तो राजपूताना जो है वो ऑटोमेटिकली ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया, क्योंकि आप देखोगे कि राजपूताना और इस एरिया में जो प्रिंसली स्टेट्स हैं दे वर अंडर ओवरऑल कंट्रोल ऑफ द सिंधियाज। तो इस तरीके से अगर हम 1823 में इंडिया की पोजीशन को देखें तो आप देख सकते हैं अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया was under direct control of the British as British Indian territory, and a large part of it was under indirect influence of the British as protectorate state. So the princely states of Rajputana will remain as protectorate state or dependent states of the East India Company till 1947. इसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आया, which basically ended the monopoly of East India Company as far as Britain's trade with East was concerned, and now East India Company was reduced to the status of a purely administrative body in case of India. This act also marks the completion of centralization of administration as far as British Indian territories were concerned, which had started with the Regulating Act of 1773. बाकी रेगुलेशंस, चार्टर्स और एक्ट्स आप हमारे एक वीडियो में देख सकते हैं जिसका लिंक मैं आपके साथ में डिस्क्रिप्शन में शेयर करवा दूंगी, और वहाँ पे 1773 से 1947 तक जितने भी रेगुलेशंस, चार्टर्स, एक्ट्स हैं उन सबको हमने कॉम्प्रिहेंसिवली बैकग्राउंड के साथ कवर किया है। नाउ इसके बाद इंग्लिश जो हैं उनके द्वारा 1839-1842 का फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर जो है वो लड़ा गया। इस समय ऑकलैंड जो है ही वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड ही वॉज फॉलोइंग फॉरवर्ड पॉलिसी। फॉरवर्ड पॉलिसी जो है इसको अगर आप सिंपल टर्म्स में समझना चाहें तो इसके वाया ऑकलैंड अफगानिस्तान में पपेट रूलर को इंस्टॉल करना चाहता था। उसका यहाँ पे पर्पस था दोस्त मोहम्मद जो एक इंडिपेंडेंट रूलर है उसको पावर से हटाकर शाह शुजा जो ईस्ट इंडिया कंपनी का पपेट है उसे अफगानिस्तान की गद्दी पर बिठाना, और इसी के साथ साथ में अफगानिस्तान में जो इंक्रीजिंग रशियन इन्फ्लुएंस है उसे कर्टेल करना। दिस लेड टू द फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर, बट इट एंडेड इन अ डिजास्टर फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड दे कुड नॉट गेन एनीथिंग। अब कंपनी जो है उसको डर सताया जा रहा था कि कहीं ऐसा ना हो जारिस्ट रशिया जिसका इन्फ्लुएंस सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान इन एरियाज में बढ़ता चला जा रहा है, वो अफगानिस्तान या पर्शिया के वाया ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज पर अटैक कर दें। तो यहां पर उन्होंने प्लान किया कि अफगानिस्तान में तो हमारी कोई बात बनी नहीं, एक काम करते हैं सिंध को कंप्लीटली अनेक्स कर लेते हैं। अगर हमने सिंध को अनेक्स कर लिया तो हम रशियंस का अगर कोई अटैक होता है फ्यूचर में उसको बाहर ही रोक पाएंगे। The Amirs of Sindh had earlier signed subsidiary alliance treaty with East India Company, and चार्ल्स नेपियर जो सिंध के अगेंस्ट ब्रिटिश कैंपेन को लीड कर रहे थे वो लिखते हैं कि वी हैड नो रीजन टू अनेक्स सिंध बट स्टिल वी डिड सो। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि रशिया
अफगानिस्तान या पर्शिया के वाया ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज पर अटैक करे। ऐसे में अगर हम सिंध को एक्वायर कर लेते हैं तो हम रशियन अटैक को आउटर पे ही रोक सकते हैं। So the Britishers were basically wary of the increasing influence of Russia in Central Asia, Persia, Afghanistan. Annexation of Sindh took place in 1843 after a brief campaign, and it was direct consequence of the Great Game, है ना, the power struggle that was ongoing between Russia and Britain as far as Central Asia is concerned. सिंध का भी annexation हो गया। अब यहाँ पे जो मेजर स्टेट्स हैं उनमें पंजाब अभी भी बचा था। आप देखेंगे कि पंजाब जो एक इंडिपेंडेंट सिख स्टेट है, इसकी फाउंडेशन महाराजा रंजीत सिंह ने रखी थी। बाय द एंड ऑफ 18th century द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ पंजाब हैड कम इनटू एग्जिस्टेंस। 1809 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर और ट्रीटी ऑफ परपीचुअल फ्रेंडशिप बिटवीन EIC एंड द सिख स्टेट ऑफ पंजाब, इसके वाया सतलज रिवर जो है इसको बाउंड्री फिक्स किया गया था एज फार एज द टेरिटरीज ऑफ महाराजा रंजीत सिंह, द पंजाब टेरिटरीज एंड ईस्ट इंडिया कंपनीज इंडियन टेरिटरीज वर कंसर्न्ड। तो इधर की तरफ पंजाब है और यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के डोमिनियंस हैं। उसके बाद में महाराजा रंजीत सिंह के अच्छे टर्म्स एंड कंडीशंस रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में। लेकिन एक बार जब महाराजा की डेथ हो गई 1839 में ही, तब आप देखेंगे कि आपको पंजाब में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने के लिए मिलेगी। और यहाँ पे जो कोर्ट है लाहौर में उसके बीच में एंड जो पंजाब की आर्मी है उसके बीच में एक पावर टसल शुरू हो जाता है। पंजाब की जो आर्मी है, सिख आर्मी जो है, वो अपने पपेट्स को गद्दी पर बिठाना चाहती थी। लाहौर में जो कोर्ट है वो अपनी धाक जमाना चाहता था। और आप देखेंगे कि बहुत ही ब्रीफ पीरियड में 1839 से 1845 ये 6-7 साल का जो पीरियड है, इसमें पंजाब में 4 रूलर्स जो हैं उनको गद्दी पे बिठाया जा चुका था एंड उतारा जा चुका था। सो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन पंजाब आफ्टर डेथ ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। और ऐसे में आप देखेंगे कि महाराजा रंजीत सिंह की जो यंग रानी है, बहुत एम्बिशियस हैं, रानी जिंदा, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पहुंच गई और बोली मेरा बेटा जो है दलीप सिंह, आप इसे पंजाब का रूलर बना दीजिए। सो कंपनी को अब पंजाब में भी अपना मीर जफर मिल चुका था। बट महाराजा के साथ में तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ट्रीटी ऑफ परपीचुअल फ्रेंडशिप थी। तो अब यहाँ पे पंजाब की आर्मी को उकसाने की कोशिश की गई। और आप यहाँ पर देखोगे कि जो फ्रंटियर एरियाज हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा कैंप्स जो हैं उनको लगाना शुरू कर दिया गया, एक्स्ट्रा रेजिमेंट्स को डिप्लॉय किया गया। उस समय लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो विजिट पे पहुंचने लगे। तो पंजाब की आर्मी को लगने लगा कि शायद ऐसा है ईस्ट इंडिया कंपनी पंजाब को इन्वेड करने का प्लान बना रही है। और इस प्लान को रोकने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने सतलज को क्रॉस किया। दिस वॉज वायलेशन ऑफ ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट एन एक्सक्यूज टू अटैक पंजाब, लीडिंग टू द फर्स्ट एंग्लो-सिख वॉर 1845-46. It ended in a disaster for the Punjab army. They were defeated. ट्रीटी ऑफ लाहौर के वाया आप देखोगे कि जलंधर द्वाब को अनेक्स कर लिया गया और इसी के साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर को गुलाब सिंह डोगरा जो हैं उन्हें बेच दिया गया। नॉट ओनली दिस, पंजाब की आर्मी को कंसिडरेबली रिड्यूस कर दिया गया। दलीप सिंह जो है ही बिकेम अ पपेट इन द हैंड्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। सो पंजाब के इंपॉर्टेंट फर्टाइल एरियाज को अनेक्स कर लिया गया, उसकी टेरिटरी को बेच दिया गया, है ना, उसकी आर्मी की साइज को कम कर दिया गया, एक ब्रिटिश रेजिडेंट को लाहौर कोर्ट में पोस्ट किया गया। पंजाब के सारे फॉरेन पावर्स अब ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ गए एंड पंजाब वाज रिड्यूस्ड टू द स्टेटस ऑफ अ वासल स्टेट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। सो इट crippled पंजाब politically, militarily and financially. बट फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बाद जिस तरीके से रानी जिंदा को ट्रीट किया गया, जिस तरीके से पंजाब पर इस तरीके के डिमांड्स को इम्पोज किया जा रहा था जिनको मीट करना मुश्किल था, मुल्तान का जो गवर्नर है मूलराज, ही रिवोल्टेड अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी, लीडिंग टू द सेकेंड एंग्लो सिख वॉर ऑफ 1848-49 एंड अल्टीमेटली इसके बाद में पंजाब को अनेक्स कर लिया गया। डलहौजी वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड आप देखेंगे कि पंजाब पर भी ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल एस्टेब्लिश हो गया।
तो देखिए किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैसूर, मराठा पावर, राजपुताना, है ना, सिंध, पंजाब, सभी को एक्वायर कर लिया गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को लगने लगा था कि ये जो इंडियन प्रिंसेस हैं इनकी यूटिलिटी खत्म हो चुकी है एंड कैसे भी करके इनकी टेरिटरीज को एक्वायर करना है। तो यहां पे डेलहाउसी जो है उसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को फॉलो किया। कहा गया कि जो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल में है और वहां का रूलर जो है उसका कोई बायोलॉजिकल बेटा नहीं है और जिसको उसने अडॉप्ट किया है उसके सक्सेशन के रिगार्डिंग ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले परमिशन नहीं ली है, तो रूलर की डेथ पे उसके स्टेट को अनेक्स करके ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज में मर्ज कर लिया जाएगा। और इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने सतारा, नागपुर, झांसी इनकी टेरिटरीज को एक्वायर कर लिया। 1857 के रिवोल्ट में ये एक मेजर कॉज बनेगा बिहाइंड द डिसकंटेंट ऑफ द पॉलिटिकल चीफ्स एंड रूलर्स ऑफ इंडिया। रानी लक्ष्मीबाई, ध्यान रखिएगा। इसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1853 आया। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में कहा गया द ईस्ट इंडिया कंपनी विल कंटिन्यू टू रूल द ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश क्राउन अंटिल फर्दर चेंजेस। यानी अब 20 साल का समय ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं दिया गया था। इसका मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल कभी भी खत्म किया जा सकता था। अब ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट इंटरेस्ट डेवलप हो रहा था ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज में। 1856 में डेलहाउसी ने अवध को भी अनेक्स कर लिया एंड दिस वाज बेसिकली अ बिट्रेयल ऑन पार्ट ऑफ द कंपनी। पंजाब का, अवध का अनेक्सेशन, दीज वर बिट्रेयल्स। अवध 1765 ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी का लॉयलिस्ट रहा था। इसके अलावा सब्सिडियरी अलायंस को भी साइन कर लिया था 1801 में एंड एज पार्ट ऑफ सब्सिडियरी अलायंस basically to pay for the cost of the army that was maintained within the Awadh territory by the East India Company, they had ceded a part of their territory to East India Company. अब अवध के जो नवाब हैं वाजिद अली शाह, उनके बच्चे भी बहुत सारे थे, तो उन पे आप डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कहा, मेल एडमिनिस्ट्रेशन, और इस चार्ज पे नवाब वाजिद अली शाह को हटा करके खुद अवध को डायरेक्टली अपने कंट्रोल में ले लिया। बेसिकली अवध बहुत फर्टाइल है, इंडिगो कल्टीवेशन के लिए सूटेबल था, जो ब्रिटिश टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल था। अवध में अच्छी खासी पॉपुलेशन थी जो मैनचेस्टर गुड्स के लिए मार्केट बन सकती थी। सो इट वाज द इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ अवध दैट लेड टू इट्स एनेक्सेशन, दो मेल एडमिनिस्ट्रेशन वाज गिवन एज द एक्सक्यूज। अल्टीमेटली आप यहां पर देखोगे बाय 1857 द ईस्ट इंडिया कंपनी was in control of 63% of Indian territory and 78% of Indian population was under its direct control. बाकी indirect areas भी हैं. It had become a major power, a major political entity in case of India, a central authority. मुगल्स तो केवल नाम मात्र के लिए गद्दी पर बैठे। लॉर्ड कैनिंग जो 1856 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में भारत पहुंचे, उन्होंने बहुत क्लियरली कह दिया था कि बहादुर शाह जफर सेकंड जो है उनके बाद जो मुगल रूलर्स हैं दे विल नो लॉन्गर कैरी द टाइटल ऑफ एम्परर एंड इनको रेड फोर्ट जो है उसको भी वेकेट करना पड़ेगा। अल्टीमेटली आप देखोगे कि कंपनी का जो रूल है विच वॉज मार्क्ड बाय एक्सप्लॉइटेशन, है ना, insensitivity, apathy, racial discrimination, superiority complex, है ना, promises को break कर देते थे बहुत आसानी से, led to the Great Revolt of 1857. It marks the end of the company's rule in case of India and the British Crown directly took over. और यहां से 1857 से 1947 हम अपने सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे। ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 की अगर मेजर कॉजेस की हम बात करें, द प्राइमरी कॉज वाज द इकोनॉमिक कॉज। सो ड्रेन ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट्स, है ना, द एक्सप्लॉइटेटिव लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, रैयतवारी, महालवारी सिस्टम, द रिपीटेड फैमिन्स, द इंक्रीज्ड इंटेंसिटी ऑफ द फैमिन्स, political causes, discontent among the ruling chiefs and the royal families,
सब्सिडियरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, एंड उसके बाद आप यहां पर क्या देखोगे, अबॉलिशन ऑफ द रीगल और द रॉयल टाइटल्स। अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखोगे मिलिट्री कॉजेस। जो इंडियन सोल्जर्स हैं ब्रिटिश आर्मी में, दे वर पेड अ वेरी लो सैलरी, द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ प्रमोशन वेर वेरी लो, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वॉज रैम्पेंट। आफ्टर 1813 द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड स्टार्टेड मेंटेनिंग क्रिश्चियन मिशनरीज इन द ब्रिटिश आर्मी। ऐसा लग रहा था कि वो हमारे धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। और आप देखिए वेल्लोर म्यूटिनी ऑफ 1806, बैरकपुर म्यूटिनी ऑफ 1824। देन केम द जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट ऑफ 1856। जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट ऑफ 1856 के वाया बंगाल की आर्मी में जो न्यू रिक्रूट्स हैं उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो एक बॉन्ड फर्निश करेंगे और यहाँ पे ये प्रॉमिस करेंगे कि वे कहीं पर भी सर्व करने के लिए तैयार रहेंगे जहां पे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है, इवन इफ इट मीन्स क्रॉसिंग द सी, which meant loss of caste traditionally. Social cause, the arrogant attitude of the British, है ना, racial discrimination against the Indians, the British interference in our religion and culture, the Sati Prohibition Act of 1829, the Slavery Abolition Act of 1843, and then the Religious Disabilities Act of 1850, जिसके वाया कहा गया कि कोई हिंदू मुस्लिम अगर ये क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होता है, ही विल नॉट लूज हिज राइट और शेयर इन दी पैटर्नल एस्टेट। ऐसा लग रहा है कन्वर्जन जो है उसको सपोर्ट किया जा रहा है। सो 1813 के बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी ने रिलीजियस मैटर्स में जो न्यूट्रलिटी अभी तक मेंटेन की थी उसको कंप्लीटली ब्रेक कर दिया था। सो देयर वर इकोनॉमिक कॉजेस, है ना, पॉवर्टी, स्टारवेशन, बैकवर्डनेस, पॉलिटिकल कॉजेस, सोशल कॉजेस, there was discontentment among the Indian soldiers of British Army, and then the introduction of the new Enfield rifles, जिसमें बेसिकली लोड करने के लिए जो कारतूस है उसको आपको मुंह से छीलना पड़ता था और कहा जाता था कि इसमें पिग या काउ के फैट का इस्तेमाल हुआ है, which means British wants to destroy the faith of the Muslims and the Hindus respectively, अल्टीमेटली लीडिंग टू दी रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसकी शुरुआत जो है 10 मई 1857 को मेरठ से हुई। और अब यहां से हम इवेंट्स को ट्रेस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू आर इंटरेस्टेड राइट डाउन पार्ट 2। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। एटलीस्ट ये लेक्चर जिसके लिए बेनिफिशियल हो उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी प्रीलिम्स 2026 के लिए हमारा क्रैश कोर्स, इसमें एडमिशन्स ओपन है। आपको बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे ये सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। फर्दर डिटेल्स के लिए आप 1800-890-3043 पे कॉल करके भी हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या sleepy.classes@gmail.com पर अपनी क्वेरी को लिख भेजिए। वी विल श्योरली एड्रेस दैट। बाकी बताइएगा आपको लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।